हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अभी हमारे चैनल पर पॉलिटी के लेक्चर्स चल रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोग कुछ क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो क्लास है हमारी वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन से रिलेटेड, यानी कि आज हम समझेंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका गठन कैसे किया गया है ना। उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो यानी कि आज हमारा जो हमें इस लेक्चर में जो मेन चीज़ देखनी है वो यही है कि आज हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे, बैकग्राउंड के साथ में, है ना, हिस्ट्री सहित उसको देखेंगे कि कैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई और किस तरीके से उसका गठन किया गया, क्या क्या चीज़ें थी। तो इस वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, तो आप साथ में बने रहिएगा, है ना। और इसी के साथ में एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको क्लासेस ये अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर अच्छी लग रही हैं तो। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ साथ चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ और सुन लीजिए। अभी तक हमने जो भी क्लासेस हमारी की हैं, है ना, लास्ट में अभी हमने सारे एक्ट्स पढ़े थे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, है ना। तो उन क्लासेस को भी आप पहले देखिए और उन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें आगे का पढ़ना है पीछे का भूलना है, क्योंकि वो एक्ट्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पीछे की क्लासेस को कंप्लीट करें, देन उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, एक फ्लुएंसी बनी रहती है ना। नहीं तो आप इस चैप्टर को भी, अगर मैं कोशिश करूँगी कि आज जो फर्स्ट टाइम लेक्चर सुने उसको भी सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, है ना। आपने जब भी हिस्ट्री, आपने अगर किसी ने पहले से भी पॉलिटी पढ़ी होगी तो सभी लोग समझते होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं समझते, अगर मान लो कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और अगर वो मेरे लेक्चर्स ये सुन रहे हैं तो आपको मैं बता दे रही हूँ कि अब आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं साथ ही साथ हिंदी में भी पूरी चीज़ें आपको बताती चलूँगी। पॉलिटी में ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी जैसा उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं आती है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा मैं आपको हिंदी में भी चीज़ें बताती चलूँगी, ठीक है। सो देखिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिलकर के बनी हुई एक असेंबली। असेंबली मतलब एक सभा, एक पूरा एक सभा, जो एक बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल कर के आके लोग जब एक असेंबली के अंदर बैठेंगे उसको बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब ये क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है हमको, तो देखिए सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है ना। इसकी सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है तो हम उसको समझते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको बनाने का जो सबसे पहले जो आइडिया था वो दिया था एम एन रॉय जी ने। किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। 1934 के अंदर दिया था इन्होंने। उसके बाद 1935 के अंदर, है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, है ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड करी थी कि उनके लिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वही ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर होंगे। तो इसलिए सबसे पहले मांग उठी थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है तो पहले हमें असेंबली चाहिए, है ना। और वो असेंबली में भी मेंबर्स कौन होंगे? हमारे इंडियंस होंगे। तो ये सबसे पहले डिमांड 1935 में कांग्रेस ने उठाई थी। उसके बाद ये जो हमारी डिमांड है ना, और ये ध्यान रखना कांग्रेस की तरफ से किसने उठाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू, है ना, इन्होंने ये डिमांड सबसे पहले रखी थी सामने। इस डिमांड को ब्रिटिशर्स के द्वारा अगस्त ऑफर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये जो डिमांड थी हमारी कि हमारे अलग से हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करना है, ये डिमांड को अगस्त ऑफर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। हिस्ट्री में आपने अगस्त ऑफर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। कब आया था? 1940s में आया था। उसके बाद में लेकिन उन्होंने ये बोला कि जब 19 उस समय पर ये जो ड्यूरेशन था 1939 से लेकर के 1945 तक, इस समय पता है आपको इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, है ना। तो इस समय
सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था ये। तो इस समय पर हुआ ये कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये बोला कि जब इससे पहले हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, एक चीज़, एक सेकंड। हाँ, तो पहले अब आप ये समझ लीजिए कि 1940s के अंदर जो कैबिनेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो बात थी उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर 1942 के अंदर, है ना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। आपने क्रिप्स मिशन के बारे में सुना होगा, तो ये उसके हेड थे, उन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन रखा गया था। तो जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, है ना, 1942 के अंदर वो भारत में आए थे और अपने साथ में एक प्रपोजल लेकर के आए थे कि अगर आपको अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट किया जाएगा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। तो ये जो चीज़ थी इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं पार्शियली अडॉप्ट तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो आपकी बात है इसको अडॉप्ट किया जाएगा आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब ये आप हिस्ट्री में देख लीजिएगा कि और भी इन्होंने इनकी काफ़ी सारी डिमांड्स थी, चाहते थे कि इंडिया इनको सपोर्ट करे इनको वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो ये कुछ इनकी जो भी इनकी चीज़ें थी, है ना, तो इन्होंने अपने बारे में बता दिया। तो इस चीज़ को जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, मुस्लिम लीग तो अपने लिए अलग ही कुछ अलग ही सोच रहा था, है ना, उसको तो कुछ अलग ही चाहिए था। या तो उसको अलग से आप एक स्टेट दे दीजिए, अदरवाइज उसको लिए अलग से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए। तो जाहिर सी बात है, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स ने ये जो प्रपोजल लेके आए थे इसको मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ की। उनका कहना ये था कि भारत के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ बनाई जाए, है ना, जो मुस्लिम लीग यानी जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अलग और जो बाकी लोग हैं उनके लिए अलग, इस तरह की चीज़ उनके द्वारा रखी गई थी। ऑब्वियस सी बात है, आगे चल के ये तो रिजेक्ट होना ही था क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद में आया कैबिनेट मिशन लाया गया। फाइनली जो कैबिनेट मिशन है वो उसको भारत के अंदर लाया गया। इस कैबिनेट मिशन को लाने का पर्पस ही यही था कि कैसे भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। तो एग्जाम्स में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कौन सा प्लान लाया गया था, तो वो था कैबिनेट मिशन। अगर बहुत सारे लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसको याद करने में, तो याद रखिएगा जो असेंबली होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसी के अंदर होती है कैबिनेट, है ना, कैबिनेट उसी के अंदर होती है। तो ये वही कैबिनेट बनाने की बात यहाँ हो रही है, कैबिनेट मिशन, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग कि जो कैबिनेट मिशन आया उसने कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करवाया था। और ध्यान रखिएगा ये कैबिनेट मिशन आया कब था, 1946 के अंदर आया था। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए क्या किया गया था। जो कैबिनेट मिशन था उस कैबिनेट मिशन के अंदर बात बोली गई थी कि जो असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो 389 मेंबर्स की होगी। कितने मेंबर्स होंगे इसके अंदर, 389। और एक चीज़ अभी ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग अभी इसका हिस्सा है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। टोटल सीट कितने की बात करेंगे, 389 सीट्स की बात यहाँ की गई है, जिसमें से अब सभी के लिए अलग अलग रखी गई हैं। जैसे ब्रिटिश इंडिया वाला जो पोर्शन है उसको 296 सीटें दी गई थी, उस 296 सीटों को भी अलग अलग बांटा गया। जैसे 292 जो सीट्स हैं वो तो गई थी 11 जो गवर्नर प्रोविंस थे, यानी कि हमारे पास प्रोविंसेस थे, तो जहाँ पे गवर्नर है उन वाले एरियाज़ में गई थी 292 सीट्स, और 4 जो सीट्स थी वो गई थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस वाले एरिया में। इस तरीके से 296 जो सीट्स थी इनको डिवाइड किया गया था। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन प्रिंसली स्टेट्स के लिए 93 सीटें फिक्स की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से सीटों का डिवाइडेशन किया गया था। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि अब व्यक्ति का चुनाव कैसे किया जाएगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर, है ना, एक एरिया में अगर एक एरिया जहाँ पर 10 लाख की संख्या, जहाँ पर 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो उस 10 लाख के ऊपर से एक व्यक्ति चुन के आएगा, 1 पर्सन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से वहाँ से एक व्यक्ति को चुना जाएगा हर एरिया से। और इसी के साथ साथ में जो ब्रिटिश प्रोविंशियल वाली सीट्स थी उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा था। जो ब्रिटिश प्रोविंस की सीटें थी, जो 296 सीटें जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। यानी कि उसमें से वहाँ से मुस्लिम्स के लिए अलग थी, उसमें मुस्लिम्स के लिए अलग से रखी गई थी, सिखों के लिए अलग से रखी गई थी, और जो बाकी की जो तीसरी कैटेगरी है जनरल, इस जनरल के अलावा इस जनरल के जो अंदर हैं मुस्लिम और सिख को छोड़ करके जो भी पाएंगे वो सब जनरल्स के अंदर आ जाएंगे। बाकी जो भी दूसरी कम्युनिटी है वो सब जनरल के अंदर आएगी।
तो ध्यान रखना आप लोग, पहले ही मैं आपको लास्ट आपको वीडियोस में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टाइम टू टाइम, है ना, मुस्लिम्स के लिए, सिखों के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर के आई थी। और इस तरीके से इसने मुस्लिम्स को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया, और बाद में जब वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी लेके आई थी, लेकिन उस चीज़ को, है ना, गांधी जी ने होने नहीं दिया था। तो ये वो वाली चीज़ें, तो वहीं से अब ये चीज़ निकल आई है, तो अब इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है ना। तो ये वो चीज़ थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुस्लिम्स के लिए अलग से सीटें रखी गई थी, सिखों के लिए अलग, और जो बाकी के सब बचे जाएंगे उनके लिए एक जनरल के अंदर अलग सीटें रखी गई थी। और उनका प्रावधान कैसे किया गया था, प्रति 10 लाख व्यक्ति पे एक व्यक्ति को चुना जाना था। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर ये वाली चीज़ नहीं थी। एक मिनट रुकिएगा, कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके अंदर, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, है ना, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट होकर के, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति निकल के आता है, तो, है ना, वो व्यक्ति को नॉमिनेट करके भेजा जाएगा। वो व्यक्ति अपने स्टेट से क्या होके जाएगा, नॉमिनेट होके जाएगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप कि जो प्रिंसली स्टेट्स के लिए हमने 93 सीटें रखी हैं, उन 93 सीटों पर जो व्यक्ति आएंगे वो वहाँ का जो प्रिंसली स्टेट्स के जो भी हेड हैं वो उनको नॉमिनेट करके वहाँ से भेजेंगे। वहाँ पे इलेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पर इलेक्ट करके नहीं आएगा, वहाँ से नॉमिनेट होके आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्शियली इलेक्टेड भी है और पार्शियली नॉमिनेटेड भी है, यानी कि वहाँ पे दोनों तरीके से मेंबर्स लाए गए थे, है ना। कुछ वहाँ पे डायरेक्ट व्यक्तियों के द्वारा जो चुन करके व्यक्ति वहाँ पे आए थे, कुछ इलेक्ट होकर के मेंबर्स आए थे, और कुछ वहाँ पे नॉमिनेट होकर के भी आए थे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन करवाए थे उसमें किसको कैसे क्या सीटें मिली थी। तो जो कांग्रेस थी उसको 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। इन दोनों के अलावा जो सेपरेट ग्रुप्स थी उनको टोटल 15 सीटें मिली थी, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी तो सीटें फिक्स ही रखी गई थी, उनकी तो 93 सीटें थी, क्योंकि वहाँ से तो नॉमिनेट होके ही आने थे सीधे। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इस इलेक्शन वाली चीज़ से दूर ही रहे थे, क्यों, वो इस असेंबली का पार्ट बने ही नहीं थे उस समय तक, ठीक है। तो इसलिए जो 93 सीटें थी प्रिंसली स्टेट्स की वो खाली की खाली पड़ी रहीं। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इस असेंबली के अंदर ज़्यादातर जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी वो सब इस असेंबली में शामिल थी, लेकिन याद रखिएगा महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस असेंबली का हिस्सा नहीं बने थे महात्मा गांधी जी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जो क्वेश्चंस रहते हैं ये ही सबसे ज़्यादा हिट करते हैं एग्जाम्स में। कई बार हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे नहीं पाते हैं और ये ऐसे ही क्वेश्चंस हिट कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं बने थे, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन सोसाइटी के अंदर कोई भी सेक्शन है, हर सेक्शन से हर व्यक्ति को लिया गया था, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हर सेक्शन का व्यक्ति इसके अंदर शामिल हुआ था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अदर कोई भी कम्युनिटी हो, एंग्लो इंडियंस हो, है ना, तो ब्रिटिश इंडियंस, कोई भी हो, तो हर सेक्शन के व्यक्ति को हमारी असेंबली के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है। अब आगे देखते, चलिए अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई। अब हम देखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम किस तरीके से करेगी। तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके बाद उसकी पहली मीटिंग की गई थी। चलिए आप बाद में पूछूंगी। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 1946 में। इसके अंदर जो मुस्लिम लीग थी उसने इसको बॉयकॉट कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्शन में मुस्लिम लीग को सीटें तो मिली थी लेकिन इस मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग आई नहीं थी, उसने इसको बॉयकॉट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बॉयकॉट कर रही है, तो वो क्यों इसके अंदर मेंबर बनेगी? समझ रहे हो आप? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब पहली मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर उसको केवल 211 लोगों ने ही अटेंड किया था। इलेक्शन कितनी सीट्स के लिए हुए थे बताइए? 389 सीट्स के लिए। 93 सीटें प्रिंसली स्टेट्स से थी, वो तो वैसे ही दूर रही इससे। इसके अलावा मुस्लिम लीग से भी कुछ मेंबर्स दूर हो गए, है ना। तो इसमें इसको अटेंड कितने लोगों ने किया? ओनली 211 मेंबर्स ने। अब
मीटिंग हुई, ठीक है। अब उस मीटिंग के अंदर एक फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो किया गया था। क्या है ये फ्रेंच प्रैक्टिस? कि अगर मान लो उस असेंबली के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो सीनियर सिटीज़न व्यक्ति है, उसको सबसे पहले वहाँ पे नॉमिनल हेड बनाया जाएगा फर्स्ट डे, है ना, जब फर्स्ट डे के लिए। फिर उसके बाद में जो वहाँ पर एक्चुअल जो भी प्रेसिडेंट या जो भी बनेंगे उनको नियुक्त किया जाएगा। तो इसीलिए इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए वहाँ पे उस दिन पहली मीटिंग के अंदर 9 दिसंबर को जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पर्पस क्या, मतलब इनको बनाया क्यों गया था? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्रेंच प्रैक्टिस जो सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीज़न व्यक्ति हैं उनको सबसे पहले वो एक सम्मान के तौर पे उस पोस्ट को दिया जाता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे उस दिन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद में इसकी जब दूसरी मीटिंग हुई थी, 2 दिन बाद ही इसकी दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी दूसरी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर जो इस असेंबली के जो एक्चुअल प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। दूसरी मीटिंग कब हुई थी? 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद ही हुई थी। जो प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग ऐसा समझते हैं कि एक प्रेसिडेंट होगा एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे दो वाइस प्रेसिडेंट्स को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। एक थे एच सी मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ, वी.टी. कृष्णामाचारी, है ना। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट्स अपॉइंट किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे आपसे चूक हो सकती है। आप सोचोगे कि आज वाइस प्रेसिडेंट एक होते हैं तो उस समय भी एक ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय पर 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे। प्रेसिडेंट के नाम हम लोग याद रख लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर हम इतना ध्यान देते नहीं हैं। तो मेरा मेन मोटो यही है कि जिन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना। तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं ज़रा इसको। देखो, अब हमने बताई थी कि दूसरी मीटिंग कब हुई थी? 11 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद अगले 2 दिन बाद 13 दिसंबर को इसकी अगली मीटिंग हुई, है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 13 दिसंबर 1946 को। इस मीटिंग के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को रखा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अगर आप नाम से ही समझेंगे ना चीज़ों को तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को समझने में। ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हमारा उद्देश्य है ना, हमारा जो उद्देश्य है उसके अंदर क्या उद्देश्य है हमारा। तो यहाँ पे बात हो रही है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि अब हमने सब चीज़ें कर ली, हमारी असेंबली बन गई, असेंबली के अंदर मेंबर्स आ गए। अब हमें पता है कि अब हमें मेन काम क्या करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। उस ड्राफ्ट को भी तैयार करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो किस तरीके का होना चाहिए। क्या वो किसी रिलीजन बेस्ड होना चाहिए या फिर वो लॉ बेस्ड होना चाहिए, है ना। तो क्या चीज़ें हैं हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखनी है। सबसे पहला जो एक बोल सकते हैं ना, उसका एक जैसे आप है ना एक ड्राफ्ट तरीके से कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चाहिए क्या, हम अपने देश के लोगों को क्या दे सकते हैं। तो वो चीज़ें हमने रखी थी हमारे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और इसी ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको शेप देने का काम किया है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीड नहीं है, लेट, LAID। तो ध्यान रखिएगा, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको डिफाइन करने की बात यहाँ की गई है इसके अंदर, है ना। क्या उसके फंडामेंटल्स होंगे, क्या फिलोसफीज़ हम लोग लेके चलेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में, तो उन सब चीज़ों की इसमें बात की गई है। इसी के साथ साथ ये जो रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। लगभग 1 महीने के बाद में इसको 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था असेंबली के द्वारा। और आगे चल के इसी ने ही मतलब जो हमारा जो मेन आज कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम एक स्ट्रक्चर में एक शेप में हम जो देख रहे हैं, है ना, वो जो सारी चीज़ें निकल के आई थी वो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही निकल कर के आई थी। आप यहाँ से इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, मान लो कोई भी एग्ज़ाम है, आप है ना
पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे उसके लिए, कि आप सबसे पहले एग्ज़ाम समझोगे, उसका पैटर्न समझोगे, उससे रिलेटेड आपके पास आप सारी चीज़ों को कलेक्ट करोगे, है ना। उसी के साथ साथ आप देखोगे कि किस तरह के इस तरह में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, आप उससे रिलेटेड अपना टाइम टेबल तैयार करोगे, आप अपने पढ़ने का एक तरीका शेड्यूल बनाओगे कि हमें इस समय ये पढ़ना है, इस समय ये पढ़ना है। तो यही सारी चीज़ें अपने आप से अगर आप लिंक करके देखोगे तो यही सारी चीज़ें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी कर रहे थे, है ना। तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमें ये तो समझना पड़ेगा कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में रखना क्या है, हमें अपने लोगों को प्रोवाइड क्या करवाना है। तो वही सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में बात की गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें पास्ट में जा कर के जो कुछ चीज़ें हुई हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हम नहीं चाहते हैं आज कंट्री में, तो उन चीज़ों को हमें बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो अंग्रेज हमको दे के गए हैं हमें उसी को फॉलो करना है, नहीं। अब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉवरेन है हम, तो हमें जाहिर सी बात है हम अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे। तो उसको करने के लिए, है ना, हमें कुछ पास्ट में जाकर के कुछ चीज़ों को हमें चेंज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वही बात की आ रही है कि जो लास्ट एक इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उस इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके अलावा भी कुछ चेंजेस किए गए हैं जो अभी हम देखेंगे आगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी तक जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनना नहीं चाह रहे थे, अब वो धीरे धीरे करके असेंबली के अंदर शामिल होने लगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जो मुस्लिम लीग थी वो अलग से एक सेपरेट स्टेट की मांग कर ही रही थी। तो अभी तक अब ये हो गया था कि अब जब बात हो गई थी कि अब दूसरा एक स्टेट बनने की जब तैयारी हो रही थी, तो अब ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया था कि या तो आप पाकिस्तान का हिस्सा बनिए, अदरवाइज़ आप इंडिया का हिस्सा बनिए, या फिर आप फ्री रह सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें की गई थी। तो उनमें से जो भी स्टेट्स भारत का हिस्सा बनना चाहते थे तो उन्होंने धीरे धीरे आके अपनी जो सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उसको ले लिया था। लेकिन अब इसके बाद में जब पाकिस्तान जैसा जो एक देश बना, तो उसके जो मेंबर्स थे, जो मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग के अंदर जो बहुत सारे मुस्लिम्स थे, ऑब्वियस सी बात है हर कोई पाकिस्तान तो नहीं जाना चाहता होगा, कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी होंगे जो भारत में रहना चाहते थे। तो जो इंडिया के साथ में शामिल हो रहे थे, है ना, उन्होंने भी, मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर्स थे उन्होंने भी असेंबली में अपनी सीट्स यहाँ पे ले ली थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें मुस्लिम लीग की भी सीटें थी, है ना। तो जो भी मुस्लिम लीग से जो भी मेंबर असेंबली का हिस्सा बनना चाहते थे, धीरे धीरे करके उन्होंने भी अपनी सीट यहाँ पे ले ली, और जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो यहाँ से अलग हो गए। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिएगा, हमारी जो असेंबली है वो एक सॉवरेन बॉडी है। सॉवरेन बॉडी में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आगे भी कई बार ये वर्ड आएगा। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि हम अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, हमें क्या निर्णय लेना है हम हमारे लिए निर्णय खुद लेंगे, हमारे लिए डिसीजंस अब कोई और नहीं लेगा। तो इसका मतलब होता है सॉवरेन बॉडी, यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने निर्णय अपने तरीके से लेगी। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ अब आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे अब आप देख लीजिए कि कुछ हमने इम्पोर्टेंट चेंजेस किए हैं हमारे लास्ट कुछ एक्ट वगैरह में, उन चीज़ों को समझ लीजिए, ये थोड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो इसमें लिखने जैसा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको समझ लीजिए बस। असेंबली के द्वारा सबसे पहले जो एक्ट्स में चेंज किया गया, तो उनके द्वारा ये बोला गया कि अब अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो भी एक्ट्स या जो भी लॉज लाए गए थे उसमें अब असेंबली कोई भी चेंजेस कर सकती है, उनको चाहे तो उनको ख़त्म भी कर सकती है। इंडिया के रिगार्डिंग में जो भी है लॉज वगैरह लाए गए थे, है ना, उनको हमारी असेंबली ख़त्म भी कर सकती है, उनमें चेंजेस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसी के साथ साथ अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके ऊपर दो जिम्मेदारी डाल दी गई, यानी कि क्या दो जिम्मेदारी डाल दी गई कि अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के को दो काम दे दिए गए। क्या? कि एक तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा, एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है, और इसी के साथ साथ में अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या कर दिया गया कि अब इसी के साथ साथ आपको लॉज भी बनाने हैं, यानी कि अब
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी हम उस समय की देख रहे हैं, वो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रही थी देश के लिए, और दूसरी तरफ अब उसने अपने ही देश के लोगों के लिए लॉज बनाना भी चालू कर दिए थे। यानी कि अब इसको दो सेपरेट सेपरेट देश के अंदर दो ड्यूटीज़ फंक्शन करनी थी। यानी कि कुछ दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहे थे, और कुछ दिनों में ये लोग देश के लिए अब जो लॉज बनाने का काम है वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे आ गया था। तो यहीं से निकल के आती है हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट हमारे देश की, है ना, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, यहाँ से ही निकल के आती है। पार्लियामेंट के अंदर भी क्या बनते हैं, लॉज ही तो बनते हैं। तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे चल के हमारे देश की क्या बन गई, फर्स्ट पार्लियामेंट बन गई थी। ठीक है, इसी के बाद में जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने यहाँ से विड्रॉल कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जो मुस्लिम लीग में चले गए थे, और जो मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे वो उन्होंने यहाँ ज्वाइन भी किया। ठीक है, इसके बाद में अब जब मुस्लिम लीग के काफ़ी मेंबर्स ने जब यहाँ से विड्रॉल ही कर लिया अपना, तो ऑब्वियस ही बात है अब जो सीट है उनकी संख्या भी कम हो गई। तो ध्यान रखिएगा, जो सीटें शुरुआत में कैबिनेट मिशन में 389 रखी गई थी, अब वो सीटें घट के कितनी रह गई, 299 के आसपास में ये सीटें रह गई थी। ठीक है, और अब इसके अंदर ये भी ध्यान रखिएगा, शायद आपको ना दिखेगा, मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो ब्रिटिश प्रोविंस की सीटें थी वो 296 में से घट के 229 रह गई। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ 229 ब्रिटिश प्रोविंस की सीटें 229 रह गई। और जो प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीटें दी गई थी, जो प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीटें दी गई थी, वो 93 में से 70 सीटें उनके पास रह गई। तो ध्यान रखिएगा, है ना, 296 में से 296 इसमें से 229 सीटें ब्रिटिश प्रोविंस की और प्रिंसली स्टेट्स की 70 सीटें, तो ऐसे टोटल 229 और 70 कितना हो गया, 299 सीटें अब हमारे पास रह गई थी। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट जो भी चेंजेस हमने अभी तक उनने किए थे, क्योंकि ये अब ज़रूरी थे आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, अब ये चेंजेस ज़रूरी थे जो कर दिए गए थे। अब हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि इसके लिए अब और भी कमिटीज़ भी बनाई गई हैं, वो कमिटीज़ को समझेंगे, और भी कुछ जो अब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अब जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लेंदी है, तो चलिए अब इसको स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।